हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैतव्य क्लासेस में। आज के डेली एमसीक्यूज सीरीज में हम लोग बिहार के जो पिछले क्लास हम कर रहे थे एंशियंट हिस्ट्री का, माफ़ कीजिएगा वो मिडिवल हिस्ट्री ना होकर के क्या था, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन बिहार का इतिहास था। उसी क्लास में हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके थे और अब और 40 क्वेश्चन, लगभग 80 क्वेश्चन हम लोग प्राचीन बिहार से करेंगे, जिससे रिलेटेड देखेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत आपको इम्पोर्टेंट नज़र आएगा। आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और आपको आने वाले एग्जाम में जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मददगार ये साबित होगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का राज स्थापित हुआ था। कर्नाट वंश का राज स्थापित कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, राजगिरी में, चंपा में, मिथिला में। ABCD आप इनमें से जो आपको जिसे पता होता है आप वो कमेंट बॉक्स में पहले बता सकते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा, आंसर ए होगा। आंसर क्या होगा? ए नंबर आंसर। कर्नाट वंश का राज स्थापित कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन सीरीज को करेंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म हुआ था। सारिपुत्र का जो जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था। सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में, गया में, पाटलिपुत्र में और वैशाली में। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपको मिल चुका है। ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 41 नंबर क्वेश्चन आपका हो रहा है। इसका जो जन्म हुआ था वो नालंदा में हुआ था। कब हुआ था? नालंदा में, ए में हुआ था, नालंदा में इसका जन्म हुआ था। वही 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य के में सर्वप्रथम कलिंग विजय किया था। कलिंग को किसने सबसे पहले अपने में मिलाया था? मगध में सबसे पहले कलिंग को कौन मिला लिया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार ने, महापद्मानंद ने। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और महापद्मानंद। इसका जो आंसर होगा, डी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। महापद्मानंद ही था जिसने कलिंग को अपने राज्य में मिला लिया था। मगध साम्राज्य में महापद्मानंद ही था जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी। आपको बता दें, जब ये कलिंग विजय किया था तो उसके एक प्रतीक के रूप में जिन का मूर्ति वहाँ से लाया था। ये महापद्मानंद को भारतीय इतिहास का पहला शूद्र शासक माना जाता है। याद रखिएगा, महापद्मानंद को ही भारतीय इतिहास का पहला शूद्र शासक भी माना जाता है, क्योंकि ये नाई प्रजाति के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? यानी कि बिहार का जो क्षेत्र था अंग महाजनपद। चलिए आपको दिखाते हैं बिहार का जो क्षेत्र है। आप अभी का जो क्षेत्र है इस हिसाब से आपको बताना है। आपको ये में पता होना चाहिए। इसके उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा राज्य मिलता है, पूर्व में कौन सा राज्य मिलता है और पश्चिम में कौन सा राज्य मिलता है। आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं। बिहार के चौहद्दी क्या है, यानी कि इधर उधर कौन सा, और बीचों बीच क्या होता है? गंगा नदी बंगाल में होते हुए इधर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ये होता है उत्तर बिहार, ये है दक्षिण बिहार। आप इसमें बताइए जो बिहार के इस बिहार में बताइए कि किस जगह पे कलिंग महाजनपद स्थित है? पटना गया में, मुजफ्फरपुर वैशाली में, और सी ऑप्शन है भागलपुर मुंगेर, और डी है भोजपुर बक्सर। तो बिहार का जो अंग महाजनपद, फ्रेंड्स इसका आंसर ए नहीं, इसका आंसर जो है सी होगा, भागलपुर मुंगेर। इसका आंसर सही होगा, जो कि पटना गया मैंने गलती से गलत कर दिया है। बक्सर, रोहतास, नीचे ही गया आपको मिलेगा। इधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इस साइड पूर्णिया, भागलपुर इत्यादि आपको मिलेंगे। आप जब इसका मैप पूरा देखिएगा तो कई सारे नदियाँ इधर से होते हुए घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी, इधर से आपको कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु नदियाँ आपको इत्यादि नदियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? इसमें से किस में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? चरक संहिता, भृगु संहिता, गर्गी संहिता और ब्राह्मण संहिता। इनमें से किस से पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? गार्गी संहिता से पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख मिलता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त, बी ए समुद्रगुप्त,
सी है कुमारगुप्त प्रथम और डी है चंद्रगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन, नालंदा में स्थित बरगांव महाविहार का पता किसने लगाया था? महाविहार का पता किसने लगाया था? आर ब्रूसफुट ने, कनिंघम ने, व्हीलर ने, मैकेंजी ने। इसमें से किसने पता लगाया था? कनिंघम ने इसका पता लगाया था। बी नंबर आंसर इसका सही होगा। सॉरी बी नंबर आंसर नहीं होगा। ऑप्शन क्या था? आर ब्रूसफुट, बी है कनिंघम और सी है व्हीलर और डी है मैकेंजी। इसका जो आंसर वही होगा, बी ही होगा। सही है बी नंबर आंसर, बी नंबर सही है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्लास स्लो लग रहा है तो आप 1.5 में इस क्लास को देख लीजिए और हो सके तो 1 से 2 बार आप क्लास को जरूर देखें ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। वही देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, विदेह राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या शतमान उपहार में दिया था, यह कहाँ वर्णित है? किसी उपहार में जो दिया था यह कहाँ पे वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, छांदोग्य उपनिषद में और डी है ऋग्वेद में। इसका जो आंसर होगा ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। ए नंबर जो आंसर देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद, उसी में इसे दिया गया था। वहीं देखते हैं 48 नंबर को, अपसड या गया के मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर जो कथा अंकित है वो किस चीज़ की कथा अंकित है उसके बारे में पूछा गया है। रामगुप्त एवं देवी के, नल दमयंती के प्रयास प्रणय गाथा की, सी है रामायण की और डी है महाभारत की। इसका जो आंसर होगा सी रामायण की गाथा वर्णित है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? चलिए देखते हैं कि मगध पर कौन कौन सा वंश आया। मगध पर सबसे पहला वंश जो था बृहद्रथ वंश था। सबसे पहला वंश बृहद्रथ वंश, इसकी स्थापना बृहद्रथ ने ही की थी जो जरासंध का पिता था और वसु का पुत्र था। वहीं आगे देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा हर्यक वंश 545 से 412 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना की गई, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने करती है। किसकी स्थापना? हर्यक वंश की स्थापना हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना कब होता है? 545 से लेकर के 412 ईस्वी तक। फिर उसके बाद देखते हैं हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। इसी को ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसका बेटा इसे अजातशत्रु ने मार दिया, फिर अजातशत्रु का बेटा उसका उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया। वहीं इसके बाद देखते हैं हर्यक वंश के बाद देखते हैं इस पे किसका शासन हुआ। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का शासन हुआ 412 से लेकर के 345 तक। उसके बाद शिशुनाग के बाद होता है नंद वंश 344 ईस्वी पूर्व से 342 ईसा पूर्व। नंद वंश का संस्थापक किसे? महापद्मानंद को माना जाता है। वहीं शिशुनाग वंश का जो संस्थापक होता है किसे माना जाता है? शिशुनाग को माना जाता है। वही इसके बाद देखते हैं किस पे? मौर्य वंश का। नंद वंश के बाद मौर्य वंश का स्थापना होता है। मौर्य वंश का स्थापना कब होता है? 323 ईस्वी पूर्व से लेकर के 185 ईस्वी पूर्व तक मौर्य वंश का साम्राज्य चलता है। उसी में चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है 323 में ही स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखते हैं कि मौर्य वंश के बाद इस पे कौन आता है। मौर्य के बाद आपको शुंग आता है। शुंग के बाद आपको लगभग कान आता है। मौर्य के बाद शुंग, कान, कुषाण इत्यादि, और उसके बाद गुप्त काल आ जाता है। चलिए इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा 49 का आंसर आप समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर कौन सा होगा? शिशुनाग वंश। कौन सा वंश होगा? शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना शिशुनाग ने करती है 412 ईसा पूर्व में। इसलिए ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। मगध का सबसे पहले राजवंश कौन सा था? अभी जस्ट बताया, बृहद्रथ था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था या हर्यक वंश था। इसका जो आंसर होगा ए नंबर आंसर कौन होगा? बृहद्रथ होगा। इसका जो आंसर होगा कौन होगा? बृहद्रथ। बिल्कुल सही, ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? मगध का जो संस्थापक किसे माना जाता है? बृहद्रथ तथा जरासंध, महापद्मानंद, शिशुनाग और अशोक। इसका जो आंसर होगा ए बृहद्रथ तथा जरासंध को माना जाता है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। इसका जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार, महापद्मानंद, शिशुनाग, जरासंध। इसका जो वास्तविक संस्थापक है उसे बिंबिसार को माना जाता है। इसके वास्तविक संस्थापक, मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार।
फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस क्लास में नए हैं तो क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में आप बताएं आपको क्लास ये कैसा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? बिंबिसार जो है ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीत लिया था? अंग, कौशल, वज्जी और अर्वोत, इसमें से कौन सा जीता था? ए नंबर आंसर अंग को जीता था। किसे जीता था? अंग को जीता था। ए नंबर अंग को, वीरभद्र को हरा करके ब्रह्मदत्त को हरा करके वो अंग को जीतता है। 54 नंबर क्वेश्चन, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था? वज्जी संघ को, जो वज्जी संघ था, इसके लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का कौन सा शासक था जो इससे के लिच्छवियों को पराजित किया? ए है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है नागदशक और डी है उदयन। इसका जो आंसर होगा बी, अजातशत्रु ने ऐसा किया था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया था। वहीं आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु और नागदशक। इसका आंसर तो आप लोग को जरूर पता होगा, फिर भी हमें लगता है बताना ही पड़ेगा। चलिए 10 सेकेंड आपको देते हैं, जल्दी से बताइए। चलिए आपका टाइम खत्म होगा। इसका जो आंसर होगा उदयन ने इसकी पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। कौन किया था? उदयन ने। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे मुक्ति दिलाया था जिससे कि भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है? ईरानियों से, यूनानियों से, शकों से और अफगानों से। किससे दिलाता है? इसका जो आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा, यूनानियों से दिलाने के कारण भारत का मुक्तिदाता। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद? अशोक, बिंबिसार, तिवर और बिंदुसार। बिंबिसार तो पहले ही था, तिवर हो सकता है ना, अशोक डायरेक्ट बिंदुसार का बेटा था अशोक, इसलिए क्या होगा? डी नंबर आंसर सही होगा, बिंदुसार, क्योंकि अशोक वही था। अशोक धम्म था, अशोक का धम्म था, अशोक का जो धम्म था वो क्या था? नैतिक आचार संहिता, प्रशासनिक संहिता, युद्ध संहिता और धार्मिक संहिता। अशोक का जो धम्म था किस पे आधारित था? इसका जो आंसर होगा ए नंबर, नैतिक आचार संहिता से संबंधित था। वहीं आगे देखते हैं कि 59 में देखते हैं, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शासनो शौकत का मुकाबला ना तो। चलिए थोड़ा सा माफ कीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा था और हम लोग दूसरे लाइन में करने की जगह सीधा छोड़ दिए। किस विद्वान ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इस शासनो शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना इकबताना कर सकता है? ना तो सूसा कर सकता है, ना तो इकबताना कर सकता है। फाहियान, मेगास्थनीज, एरियन और बी स्मिथ। स्मिथ जो था, किसने इसकी वर्णन की थी? इसका जो वर्णन था सी, एरियन ने की थी, एरियन ने इसका वर्णन किया था। वही देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, गया के समीप नागार्जुन पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था? प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने और दशरथ ने। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, दशरथ। इसका जो आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा, क्या होगा? ए इसका होगा, अशोक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षिणी प्राप्त हुई थी। जो चामर ग्रहणी यक्षिणी मौर्य काल में कहाँ से प्राप्त हुआ था? दीदारगंज पटना में, बी वैशाली में, सी बसाढ़ में और डी है सारनाथ में। डी है क्या? ऑप्शन सारनाथ में। इसमें से कहाँ से चमार ग्रहणी यक्षिणी प्राप्त हुआ था? इसका जो आंसर होगा ए, दीदारगंज से प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था? दीदारगंज। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है। डी नंबर देखते हैं, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। पाटलिपुत्र इतना सुंदर था कि इसके निर्माण का कई सारे
इतिहासकारों ने इसका वर्णन किया था। जो जो यहाँ पे आया भ्रमण करने के लिए उन्होंने इसका वर्णन किया। ए है सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज, चाणक्य और जस्टिन। सबसे अच्छा वर्णन जो किया है बी, मेगास्थनीज ने किया था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसी ने अपनी पुस्तक इंडिका में, क्या इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन किया था। इन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था डेली एक ही कमरे में नहीं सोता था, अलग अलग कमरों में सोता, और ये जब भी चलता था अपने आसपास 5 दल लेकर के चलता था, घिरा हुआ रहता था हमेशा, जिसमें कि पेड़ पौधे पक्षी तोता के उठा करके चला जाता था। चलिए आगे देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायनिशियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? फिलाडेल्फियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था किसके शासनकाल में? अशोक के, चंद्रगुप्त के, बिंदुसार के, समुद्रगुप्त। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और समुद्रगुप्त। इसका जो आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त, सॉरी नीचे दिया गया, आप जैसे सी बोल सकते हैं, ये जो है बिंदुसार के शासनकाल में भेजा था। कब भेजा था? बिंदुसार के शासनकाल में। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस उपनाम धारण किया था? यानी कि कौन से ऐसे विद्वान के अनुसार इन्होंने इस नाम को धारण किया था? ए है विलियम जोन्स, बी है प्लूटार्का, सी है जस्टिन और डी है स्ट्रोबो। इसका जो आंसर होगा डी ही होगा, स्ट्रोबो के अनुसार इन्होंने धारण किया था। वहीं देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 3 नागरिकों को सभा संचालित करती थी, जो 5 सदस्यों की 6 समितियां थी। यानी कि 3 नागरिकों को सभा संचालित करती थी, जो कि 5 सदस्यों की 6 समितियां थी। यानी कि 6 समिति में 5-5, यानी कि 54 30 टोटल में संगठित। यह कथन किसका? चाणक्य का, डिमाक्सिस का, मेगास्थनीज का और डी है फाइयान का। इसका जो आंसर होगा सी, मेगास्थनीज होगा। मेगास्थनीज ने ही ऐसा वर्णन किया था। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया था? कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया था। इसमें से कौन होगा? इसका जो आंसर होगा ए नंबर वसुज्येष्ठ, बी अग्निमित्र, सी पुष्यमित्र और डी है देवभूति। इसका जो आंसर होगा सी पुष्यमित्र होगा, सी नंबर होगा इसका आंसर। चलिए 68 नंबर देखते हैं। कान्व वंश का संस्थापक कौन था? कान्व वंश का संस्थापक कौन था? देवभूति, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वासुदेव। कान्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव कान्व वंश का संस्थापक था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? जो कनिष्क था पाटलिपुत्र का कौन सा विद्वान था जिसे अपने दरबार में जगह दिया था? मथुरा, वसुमित्र, सी है पार्श्व और डी है अश्वघोष। अश्वघोष को अपने दरबार में जगह दिया था। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम बनाइए। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम बताना है। शिशुनाग, हर्यक, नंद, मौर्य। शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। ये गलत होगा। हर्यक नहीं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश गलत होगा। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण, ये बिल्कुल सही है। हर्यक होगा सबसे पहले, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश देखते हैं, फिर नंद देखते हैं, मौर्य देखते हैं, फिर शुंग और कर्ण, और लास्ट में कुषाण भी आ जाता है। इसलिए आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। 71 नंबर, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? कलिंग नरेश जो खारवेल था कहाँ से बहुत कीमती उपहार प्राप्त किया था? अंग एवं मगध से, विदे एवं शाक्य से, अंग एवं विदे से, मगध एवं शाक्य से। ए नंबर इसका आंसर होगा ए नंबर, अंग एवं मगध से प्राप्त किया था। ये कितना था? 71। आगे ये जो है 72 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप इसे सही कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि 72 नंबर क्वेश्चन क्या है। 72 नंबर क्वेश्चन है, गर्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में होता है? गर्गी संहिता में जो पाटलिपुत्र पे यवनों के शासन का आक्रमण, यह किसके शासनकाल में होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, वसुदेव, घनानंद, पुष्यमित्र, शुंग। ऑप्शन आप देख लिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, घनानंद,
वसुदेव और पुष्यमित्र शुंग, इसका जो आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग होगा। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इस क्लास को शेयर जरूर करें एक दूसरे में से, ताकि आपके भाई बहन भी इसे अच्छी तरीके से देख पाए, आपके दोस्त जो है, और आने वाले एग्जाम में वो भी अच्छा परफॉर्मेंस आपके साथ चल सके। और इस क्लास में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगता है। चलिए 73 देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में, बनारस में, कन्नौज में, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुआ होगा। डी नंबर आंसर बिल्कुल क्या होगा इसका आंसर? डी नंबर ही आंसर होगा। 74 नंबर देखते हैं। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और अजातशत्रु। किसने कहा था? इसका जो आंसर होगा समुद्रगुप्त ने लिच्छवी दोहित्र कहा था खुद को। 75 नंबर क्वेश्चन। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, कली का अंश कहा गया था, जो क्षत्रियों का नाशक था, और अछत्र और एकराट कहा गया। अछत्र और एकराट की उपाधि किसने धारण की थी? आप अभी थोड़ा देर पहले बीते कुछ क्वेश्चन में हम बताए थे आपको। धनानंद, महापद्मानंद, अजातशत्रु, उदयन। इसका जो आंसर होगा महापद्मानंद, इन्हें एकराट की उपाधि धारण की थी। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना किया था? किस शासन के शासनकाल में शैलेंद्र वंश के शासक, कौन सा शैलेंद्र वंश का शासक नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना किया था? धर्मपाल, रामपाल, देवपाल, गोपाल। इसका जो आंसर होगा देवपाल होगा। सी नंबर आंसर होगा। वही देखते हैं 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने ओदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना किया था? ओदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना किसने की थी? ए है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और नयपाल। इसका जो आंसर है आप जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर ए होगा, गोपाल ने स्थापना करवाया था। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया और आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर जो कि बना? यह यूनानियों की, डेमेट्रियस की, वैशाली की वज्जियों के और डी अंग से। इसका जो किससे किया था? सी नंबर आंसर इसका जो होगा सी, वैशाली के वज्जियों से सुरक्षित रखने के लिए किला बनवाया था। 79 बिहार में 7.5 फुट की बुद्ध की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? गया से, सुल्तानगंज से, सी है पटना से और डी है नालंदा से। ये जो है बी सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ है। 80 नंबर बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था? नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी और वैशाली। कौन सा? नालंदा। इसका जो आंसर आप कमेंट में बताइए कि नालंदा को कब किसने बनाया था। 81 नंबर क्वेश्चन है। किसने यह वर्णन किया कि मगध भारत के सभी देशों में मगध देश सर्वाधिक नगर था? और धनपतियों ने यहाँ तक ये बताया कि यहाँ पे एक चिकित्सालय था जहाँ पे रोगियों को मुफ्त में भोजन और इलाज मिलता था। होयनसंग ने, मेगास्थनीज ने, फाहियान ने और डी सिंह ने। किसने बताया इसके बारे में? फाहियान ने बताया था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फ्रेंड, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो और आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्लास कैसा लगा, और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर जरूर करें ताकि हमारा क्लास और सभी छात्रों के पास जा सके। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।